A very good morning to all, be it students, teachers, motivators, well wishers। आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट को कैसे तैयार करना है के संबंध में चर्चा करेंगे। वर्तमान में कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगभग सभी विश्वविद्यालयों में असाइनमेंट वर्क के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जैसे कि MDU रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। ठीक इसी तरह हरियाणा राज्य में जो अन्य यूनिवर्सिटियां हैं, सभी यूनिवर्सिटियों में असाइनमेंट प्रिपेयर करके उसको रिकॉर्ड के रूप में जमा करने के लिए बोला जा रहा है, नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में आप में से बहुत से विद्यार्थियों के ये मैसेज आया कि असाइनमेंट को तैयार किस रूप में किया जाए। तो आज की ये जो वीडियो है ये असाइनमेंट तैयार करने के सिलसिले में ही है, जिसमें कि हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो सब्जेक्ट है उसके असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर अब अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और PDF फाइलें प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हमारा जो चैनल है वो लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ही है। अगर आपको किसी भी तरह से कोई समस्या आ रही है, खासकर शिक्षा के संबंध में, तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर 9355695753 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। असाइनमेंट के लिए आपको मार्केट से असाइनमेंट के पेज मिल जाएंगे, जो कि एक तरह से प्रोजेक्ट वर्क के पेज के रूप में भी जाने जाते हैं। ये काफ़ी नॉर्मल से और अच्छी क्वालिटी के पेपर मिल जाते हैं। आप चाहें तो कलर्ड पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट ही लिखना है, कलर्ड पेपर की कोई इतनी विशेष आवश्यकता नहीं होती। सामान्य जो ब्लैक एंड वाइट पेपर हैं उन पे भी आप ये लिख सकते हैं। असाइनमेंट पेज जो होते हैं वो एक साइड से लाइनिंग और दूसरी साइड से बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, ताकि उस पे अगर आप कोई डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। असाइनमेंट की शुरुआत में सबसे पहले असाइनमेंट का जो सब्जेक्ट या फिर टॉपिक आता है, जैसा कि इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद में यहाँ इन्होंने टॉपिक नहीं लिखा, तो यहाँ इस असाइनमेंट का जो भी टॉपिक है वो टॉपिक लिखना चाहिए, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन। ठीक इसी तरह इसके बेसिक प्रिंसिपल्स, नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह इसका जो टॉपिक है वो आपको यहाँ विस्तृत रूप में लिखना चाहिए। असाइनमेंट की शुरुआत में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखी जाती है। तो इंट्रोडक्शन में आप सामान्य सी बातें जो हैं वो वृद्धि और विकास टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट बिंदु आता है वो आता है मीनिंग, यानी कि जो मुख्य शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग शब्द हैं, तो दोनों का ही आपको यहाँ मीनिंग ऑफ ग्रोथ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, पहले आप मीनिंग ऑफ ग्रोथ उसको एक्सप्लेन करो, शब्द का क्या अर्थ है, उसके बाद में आप मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो दोनों ही शब्दों को यहाँ आपको अलग अलग और बारी बारी से एक्सप्लेन करना चाहिए। मीनिंग लिखने के बाद में आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी होती है। तो कोई भी 2 या 3 परिभाषाएं आपको डेफिनेशन के रूप में यहाँ लिख देनी चाहिए। उसी डेफिनेशन के बेस पे आपको इन चीज़ों के बारे में वर्णन करना होता है। जैसे यहाँ सोरेंस के अनुसार इन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि शारीरिक वृद्धि को बड़ा व भारी होना बताया है और वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। तो ये सामान्य सी परिभाषाएं हैं, कोई भी परिभाषा पढ़ो और जो परिभाषा आपको अच्छी लगती हो वो आप यहाँ लिख दें। असाइनमेंट लिखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि असाइनमेंट वर्क जो है वो कभी भी एक बुक को फोकस करके नहीं किया जाता, बल्कि 2-3 किताबों में से जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको नोट करके और उसी के आधार पर असाइनमेंट वर्क जो है वो कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ इन्होंने पहली डेफिनेशन लिखी, उसके बाद में दूसरी डेफिनेशन लिखी, फिर यहाँ इन्होंने डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की जो परिभाषा है वो लिखी। स्किनर के अनुसार विकास जीव और
अब ये देख सकते हैं कि इसकी जो ब्लैंक साइड है, ब्लैंक साइड में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में वृद्धि और विकास ये दोनों ही परिवर्तन हैं, और ये परिवर्तन फिर वृद्धि भी परिवर्तन है और विकास भी परिवर्तन है। लेकिन वृद्धि किस तरह का परिवर्तन है? मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास किस तरह का परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है। और वृद्धि जो कि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, उसमें कौन कौन सी चीजें देखी जाती हैं, जैसे आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति और भार। ठीक इसी तरह विकास जो एक गुणात्मक परिवर्तन है, उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, मानसिक, इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह अगर आप एक डायग्राम बनाते हो, चाहे ये डायग्राम अगर आप एनुअल एग्जाम में भी बनाते हो तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा माना जाएगा। फिर इन्होंने जो दूसरी परिभाषा दी है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई योग्यताओं का उदय होता है। इसके बाद में इन्होंने नेचर ऑफ ग्रोथ लिखा है, वृद्धि की प्रकृति। तो वृद्धि की प्रकृति में जैसे इन्होंने पहली प्रकृति दी है कि वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। मतलब जो एक तरह से विशेषताएं होती हैं और प्रकृति होती है, इनमें लगभग ये एक जैसी सी ही होती हैं। वृद्धि को मात्रा के रूप में मापा जा सकता है। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग वृद्धि। वृद्धि निरंतर नहीं होती, क्योंकि वृद्धि जो है वो एक स्टेज आने के बाद में पूर्णतः रुक जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि 20 साल की एज के बाद में व्यक्ति की जो वृद्धि है, जो एक तरह से ग्रोथ है, वो टोटली रुक जाती है। शारीरिक विकास बिल्कुल रुक जाता है। उसके बाद में शारीरिक विकास नाम मात्र होता है, जैसे बाहर का घटना बढ़ना। व्यक्ति थोड़ी एक्सरसाइज करेगा, हेल्दी डाइट लेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो एकदम बिल्कुल एथलेटिक टाइप में रहेगा। और व्यक्ति अगर थोड़ा लेजी हो जाएगा, डाइट ओवर लेगा, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका वेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे यहाँ इन्होंने नेचर ऑफ ग्रोथ के बारे में, इसकी जो प्रकृति है के बारे में यहाँ इन्होंने लिखा है। यहाँ इसमें इन्होंने इनकी 9 प्रकृति जो है वो बताई हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इन्होंने कुछ और प्रकृति बताते हुए यहाँ इन्होंने कुल 14 प्रकृतियों का वर्णन किया है। ग्रोथ की प्रकृति के बाद में इन्होंने नेचर ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की जो प्रकृति है, विकास की जो प्रकृति है, उसके बारे में चर्चा की है। और विकास की प्रकृति जो है वो इन्होंने केवल 6 ही बताई हैं। तो इस तरह आप इस असाइनमेंट को क्रम अनुसार एक व्यवस्थित रूप में आपको लिखना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ हल्की सी इनका ये एक फॉल्ट माना जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ इन्होंने पेज के एंड में लिखा है। इसकी बजाय ये इनको पेज के नेक्स्ट पेज के शुरुआत में यहाँ लिखना चाहिए। अगर ऐसी कोई हेडिंग बन रही है और वो लास्ट की 2-3 लाइनों पे कंप्लीट हो रही है, तो उस मुख्य हेडिंग को वहाँ लिखने की बजाय नेक्स्ट पेज से आपको शुरुआत करना चाहिए। ठीक इसी तरह इन्होंने यहाँ एक डायग्राम भी बनाया है जिसमें कि विकास के सिद्धांत, जैसे ये विकास के करीबन इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो करीबन वृद्धि और विकास के करीबन लगभग 15 सिद्धांत इन्होंने यहाँ दिए हैं। जैसे निरंतरता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण, समग्र विकास का सिद्धांत, परिपक्वता एवं अधिगम, विकास की दिशा का सिद्धांत, वृद्धि विकास गति दर में, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत, विकास की संचित और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, विकास में एकीकरण तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया, बाहरी से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। तो अब ये इन्होंने यहाँ करीबन 15 सिद्धांत जो है वो लिखे हैं। और ये सिद्धांत इन्होंने जो एक साइड बिल्कुल प्लेन पेपर है, उस प्लेन पेपर के ऊपर यहाँ इन्होंने लिखे हैं। अब इन्हीं सिद्धांतों का इन्होंने आगे वर्णन भी किया है। जैसे ये पहला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत कि वृद्धि और विकास जो है वो निरंतर रूप में होते रहते हैं। विकास की प्रक्रिया कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो यह इसका पहला सिद्धांत है।
ठीक इसी तरह एक रूपता का सिद्धांत यानी जो एक प्रजाति के जीव हैं उनमें जो विकास होता है वो बिल्कुल एक रूप में होता है। जैसे पक्षी, तो पक्षी भी बहुत से प्रकार के होते हैं, तोता पक्षी है, मोर पक्षी है, चिड़िया पक्षी है, मैना पक्षी है। तो इन सभी का जो विकास होता है वो बिल्कुल एक रूपता लिए हुए होता है। ठीक इसी तरह एक प्रजाति मनुष्य, तो मनुष्य का भी जो विकास होता है मेल और फीमेल में वो लगभग एक रूपता लिए हुए होता है। जैसे बच्चे का जब जन्म होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसका सिर का आकार उसके पूरे शरीर का करीबन 3 गुना होता है। तो ये एक तरह से विकास है। फिर वो विकास जो है सिर के बाद में सिर से पांव की ओर वो चलता रहता है। तो ये एक रूपता का विकास है। ठीक इसी तरह अगर पशुओं की बात करें तो पशु जो होते हैं जैसे हिरन है, तो हिरन में भी फिर कई प्रजातियां हैं। तो वो एक प्रजाति के अनुसार उनके जो विकास है वो उसी रूप में लगातार चलते रहते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिक विभिन्नता मतलब प्रत्येक व्यक्ति हालांकि एक ही प्रजाति है लेकिन फिर भी उनमें अलग अलग रूप में व्यक्तिक विभिन्नता होती है। जैसे सगे भाई बहने जो होते हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक इसी तरह जो चचेरे कजन भाई बहन हैं उनमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक इसी तरह जो जुड़वा भाई बहन हैं जिनका जन्म जो है वो एक साथ हुआ है उनमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, चाहे वो दोनों मेल हों, चाहे वो दोनों फीमेल हों, या फिर वो मेल फीमेल या फीमेल मेल हों, उनमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती ही है। यानी कि जिन बच्चों का जन्म जुड़वा बच्चों के रूप में होता है वो भी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में आवश्यक रूप में अलग पाए जाते हैं। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। उसके बाद में समग्र विकास का सिद्धांत, संपूर्ण रूप में जैसे विकास होता है जैसे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, तभी उसको एक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। तो ये विकास के सामान्य सिद्धांत दिए हुए हैं। अब जैसे यहाँ फिर आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 6 विकास की दिशा का सिद्धांत। तो ये हेडिंग जो है इनको यहाँ न देने की बजाय नेक्स्ट पेज पर देनी चाहिए थी, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। नंबर 7 वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता का सिद्धांत। तो ये इस तरह से इन्होंने इन सिद्धांतों के बारे में बताते हुए विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत, ये फिर इन्होंने हेडिंग जो है वो इस पेज के बिल्कुल लास्ट लाइन पे दी है। तो इस तरह के पॉइंट का आप ध्यान रखें। इस पॉइंट को आप नेक्स्ट पेज पे ले जाते तो ये बच्चा अगर लिखता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। एकीकरण का सिद्धांत, उसके बाद में विकास की संचिता एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, और इसी तरह ये इतने सिद्धांत बताने के बाद में लास्ट में इन्होंने निष्कर्ष लिखा है। तो पूरे प्रश्न का उत्तर देने के बाद में आपको निष्कर्ष जो है वो आवश्यक रूप में लिखना है, क्योंकि निष्कर्ष में आप पूरे प्रश्न में जो मुख्य हेडिंग है, मुख्य बिंदु हैं, उनका आप एक निष्कर्ष के रूप में वर्णन कर सकते हो। जैसे यहाँ इन्होंने निष्कर्ष लिखा है कि निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि वृद्धि केवल बालक के शारीरिक ढांचे, अंगों व भागों में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है, बल्कि विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है। वृद्धि विकास का केवल एक भाग है। विकास में बालक को विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। बालक में शारीरिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास इत्यादि आदि विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम है। तो यहाँ इन्होंने पूरे प्रश्न को एक तरह से हल्के से रूप में करीबन 5-7 लाइनों में इन्होंने लिख दिया है। तो आप जब भी असाइनमेंट बनाएं तो निष्कर्ष जो है वो आवश्यक रूप में लिखें। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के माध्यम से ज़्यादा सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप इस वीडियो को अपने उन सभी सहपाठियों के साथ शेयर भी करें जो वर्तमान में किसी बीएड कॉलेज में, चाहे वो हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी या दूसरे किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है। तो असाइनमेंट लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असाइनमेंट के आधार पर ही आपको नंबर वगैरह दिए जाएंगे। इसी तरह अगली वीडियो में हम अन्य सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।